तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है फरवरी में, जो कि होगा। तो मैं सोच रहा था कि जो फरवरी में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा जारी किया गया एक पेपर देते हैं, ठीक है, जो कि भाई 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कोड इसका देख सकते हो 801 CP, ठीक है। देखिए, इसी तरीके के बहुत सारे पेपर जो आपको 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 7 सेट बन के आते हैं, कम से कम 50 पेपर जो यूपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए दिए हैं, मैं सारे पेपर आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 801 CP कोड है जो कि 2025 में 100% आने की इसकी संभावना है, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कि 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलता है क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। पूरा समय पढ़िए और उसे में हल करिए। 70 अंक का पूर्णांक होता है, यानी 70 अंक आपको मिलता है पेपर को करने के लिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें, प्रारंभ के जो शुरुआती 15 मिनट होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि भाई क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करनी है और जो हमको नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आया है, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें आता है, ठीक है, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमें करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। और चूंकि ये विज्ञान का है पेपर, तो इसमें भाई फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और बायोलॉजी तीनों ही होंगे। फिर तो आपको पेपर को और भी अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत के 15 मिनट ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो जैसे कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है और प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। खंड एक खंड आ होता है, ठीक है, और एक खंड बा होता है। थोड़ी सी प्रिंटिंग यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। जो इसके कुछ अंदर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर आप फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा कि शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है। क्वेश्चन पेपर 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित होता है, ठीक है। और खंड आ में आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं और खंड बा में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। खंड बा में जितने भी प्रश्न होते हैं भाई, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। मतलब कि आप एक भी प्रश्नों को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे के सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद देखिए और भी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं, जैसे कि यदि रफ कार्य के लिए आपको कुछ करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक अपेक्षित स्थान छोड़ दीजिए या फिर कोई एक नया पन्ना, उसमें ही पूरा आप लोग रफ कार्य करिएगा, ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चन आप नोट नहीं करेंगे। और जितने भी चित्र वाले प्रश्न होते हैं उनको पेंसिल से आपको बना करके लिखना है, क्योंकि ये विज्ञान का पेपर है तो इसमें चित्र वगैरह सारी चीज़ें आपकी होंगी, तो उसको आपको पेंसिल से बनानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख सकते हो, सभी में ये चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ें बताई क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं पेपर के पहले पन्ने पर कि आखिर पहले पन्ने में क्या होता है। तो सबसे पहले पन्ने में होते हैं खंड आ होता है, जिसमें आप सभी लोगों के, इसको हटा दीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। जितने भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको सभी पेपर को यहाँ से देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट इन पेपर को देखेगा और पेपर की एनालिसिस करेगा और पेपर की प्रैक्टिस करेगा, और इसका PDF मैं आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 95+ नंबर आपके 100% आएंगे एवरी सब्जेक्ट में, ठीक है। बस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखते रहिए। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों का है बहुविकल्पी प्रश्नों का, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि Fe2, ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al यानी एल्युमिनियम मिल करके बना लेते हैं Al2O3 प्लस 2Fe। यानी कि भैया जो आपका फेरस ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड, वो एल्युमिनियम से क्रिया करके Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा बाहर निकल जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया होती है? तो भाई साहब ये आप लोगों की होती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है, इसको आप टिक लगा लीजिए।
ठीक है, इस तरीके से। अब आपको मैं बताऊंगा कि आने वाली वीडियोज में कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, ये सारी जानकारी आपको स्वयं से करनी है। आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि Zn जो कि हमारी जिंक धातु है वो हाइड्रोजन यानी H2 से क्रिया करती है। ठीक है, यानी जिंक धातु हाइड्रोजन से क्रिया करती है और ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया में बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें बाहर निकलती हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में क्रिया करके ये दोनों चीज़ें बनाती हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हो तो एक चीज़ और जोड़ लेना, यहाँ पर आप लोगों का H2 नहीं होगा, यहाँ पर आपको H2SO4 होगा। ठीक है, H2SO4 होगा यहाँ पे, क्योंकि जब जिंक H2SO4 से क्रिया करेगा ना तभी जा करके हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और जिंक जा करके SO4 से जुड़ेगा। तो यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 होगा और तब जाके ये विस्थापन अभिक्रिया आपकी होगी जा करके। ठीक है, एवरी स्टूडेंट को देखना है ये वीडियो, एवरी स्टूडेंट को, सभी को शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है? डॉट हाफ H2O। इस फॉर्मूले को सभी लोगों को याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि ये फार्मूला बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी की पूरी जो अभिक्रिया होती है, यानी इसको किस तरीके से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और इसके उपयोग, ठीक है, और इसको इसके जो भी गुणधर्म हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है इसकी। ठीक है, आइए चलिए इसका आप सूत्र आप लोग देख लीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी, तो ये वाला राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इस तरीके से एल्यूमिनियम लिख लीजिएगा। कह रहा है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। तो जो एल्यूमिनियम की जो परत होती है, यानी एल्यूमिनियम धातु की जो सतह होती है, ठीक है, तो उसकी सतह पर ऑक्सीजन की जो परत बन जाती है उसको हम लोग कहते हैं एनोडिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? एनोडिंग कहते हैं। चलिए सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की, यानी जो कार्बन की मतलब देखिए जो कार्बन परमाणु होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता आपकी होती है 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनोक। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपका होगा एथेनोइक, यहाँ क्या होगा? एथेनोइक। ठीक है, आपको और जितने भी इसके बाद पेपर देखने को मिलेंगे उनमें सारी प्रिंटिंग सही होगी, यानी जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी सब कुछ आपको सही मिलेगा। ये वाला थोड़ा सा पेपर मिस्टेक हो गया है क्योंकि फर्स्ट पेपर है और बहुत सारे पेपर हमारे पास रखे हुए हैं, टोटल 50 पेपर, हर एक सब्जेक्ट के 50-50 पेपर रखे हुए हैं। और जिन भी स्टूडेंट ने उन 50-50 पेपरों को लगा लिया ना, तो 70 में 70 नंबर लाने की गारंटी मेरी है आपसे। बस उन 50 में से सभी सब्जेक्ट के 50 के 50 पेपर को लगा लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो आपको आंख मीच कर लगा देना है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आप सभी लोगों का है कि पौधे में, अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होगा जाइलम, यहाँ पर क्या होगा? जाइलम। ठीक है, तो पौधे में जो जाइलम होता है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो देखिए पौधे में जो जाइलम होता है वो आप सभी लोगों का उत्तरदायी होता है जल का वहन के लिए। किसके वहन के लिए? जल के वहन के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मस्तिष्क का, यानी जो आपका मस्तिष्क होता है इसका कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है आपका प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क, या फिर कह सकते हो इसको प्रमस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क कहते हो। ठीक है, तो मैं तो इसको कहता हूँ प्रमस्तिष्क। क्या कहता हूँ? प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी जो मादा जनन तंत्र का भाग है वो कौन नहीं है। तो देखिए मादा जनन तंत्र का भाग आप लोगों का इसमें से आप सभी लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय, अंडाशय की शुक्रवाहिनी या फिर अंडवाहिनी। तो इसका गर्भाशय मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन होगा, आप देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो कहाँ पर होता है, अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि, और इसको देखिए लिस्मड़िया में होता है। किस में होता है, लिस्मड़िया में होता है कि प्लाज्मोडियम, ठीक है प्लाज्मोडियम है ये आपका। तो इसको देख लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन आपका ईस्ट में होता है। किसमें, ईस्ट में। देखिए काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा अमीबा में होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक रट्टा बना लिया है कि मुकुलन का जो अलैंगिक जनन होता है वो अमीबा में होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा में होता है। तो राइट ऑप्शन उनको फिर अमीबा लगने लगता है, जबकि इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ईस्ट। ठीक है, इसको मैंने टिक लगा दिया, हालांकि इसका राइट ऑप्शन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन ईस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए कह रहा है कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव में आप लोगों की जो मादा होती हैं उनमें आप सभी लोगों का मादा जो होती हैं यानी कि जो हमारी स्त्रियां होती हैं उनमें कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो कॉपर टी होती है वो कहाँ लगाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अंडाशय में कि अंडवाहिनी में कि योनि में कि गर्भाशय में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है आप कमेंट करके बताइए कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। तो गर्भाशय में, इसको आप लोग लगाएंगे गर्भाशय में। ठीक है, समझ में आ गया कि गर्भाशय में क्या होता है कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है, तो गर्भाशय में। समझ में आ गया। चलिए और 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो गर्भाशय तो होता है, अंडाशय भी होता है, शुक्रवाहिनी अंडवाहिनी शुक्रवाहिनी नहीं होता है। तो ये सारे राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे, केवल ये वाला राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। शुक्रवाहिनी जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ठीक है, अंडाशय शुक्रवाहिनी अंडवाहिनी, अंडाशय या शुक्रवाहिनी में से कोई एक राइट ऑप्शन है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 11 नंबर नहीं 12 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका गर्भाशय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात है। तो एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात आप सभी लोगों का होता है 1:2:1। तो ये इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारे यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2, यानी एक माध्यम 1 है एक माध्यम 2 है। तो जो प्रकाश की चाल है वो माध्यम 1, ठीक है, और माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 है। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा, यानी क्या होता है बताना है। तो जस्ट आपको इसको उल्टा कर देना है, या फिर ऐसे कर लो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिसमें कह दे कि किसके सापेक्ष कितना होता है तो आप लोग उसको पहले लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, कह रहा है कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, जैसे देख लो लिखा हुआ है कि V1 तथा V2 है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक जो है माध्यम 2 के सापेक्ष। देखो माध्यम 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो माध्यम 2 को मतलब ये होता है कि जिसके सापेक्ष कह दे उसको पहले लिखेंगे। अब क्या पहले लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है माध्यम 1 माध्यम 2 के सापेक्ष। माध्यम 2 में कौन सा आप सभी लोगों का माध्यम है, तो माध्यम 2 में आप सभी को V2 माध्यम है। कौन सा V2 है, और माध्यम 1 में V1 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, V2/V1। मैंने आपसे कहा जिसके सापेक्ष बोल दे उसको पहले लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष कराया जाता है उसको बाद में लिखेंगे। तो सापेक्ष किसके, माध्यम 2 के। माध्यम 2 कौन सा है, V2। तो V2 को पहले लिखेंगे और V1 को बाद में लिखेंगे, यानी अंश ये हो जाएगा मेरा, हर ये हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, V1/V2, यानी कि ये आपका V2/V1 ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आभासी सीधा तथा आवर्धित, या फिर कह सकते हो वर्धित। तो आभासी सीधा तथा वर्धित
प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आभासी, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब हो मेरे भाई, वो हमारा आभासी बने, सीधा बने और वर्धित प्रतिबिंब हो। ठीक है, आवर्धित हो, इसको आप आवर्धित लगा लीजिए, आपका आवर्धित होगा, आवर्धित। ठीक है, आवर्धित होना चाहिए प्रतिबिंब, मतलब कि प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो और आवर्धित हो। और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना होगा? तो ऐसी सिचुएशन में जब हमको आभासी प्रतिबिंब चाहिए होता है तो उसको मुख्य फोकस के कई करीब में रखते हैं। ठीक है, या तो मुख्य फोकस के पीछे रखते हैं या फिर आगे रखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, और इसमें देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी सी तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि अगर हम लोगों को आंखों में दोष है तो भैया हमको नज़दीकी कोई चीज़ों को पढ़ना है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो देखिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये वस्तुओं को छोटा, मतलब कि बड़ी से बड़ी वस्तुओं को छोटा दिखाता है। ठीक है, तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, यानी छोटे जो अक्षर होते हैं उनको बड़ा, छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए हम लोगों को किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो उत्तल लेंस की। लेकिन कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? तो भैया वो आप लोगों का 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस होना चाहिए। कितनी? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और यहाँ पर आप सभी लोगों का दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो इसको आप 150 कर लो, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी तीनों के तीनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर यानी माइनस का 2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी बताइए और इसकी प्रकृति क्या होगी वो भी बताइए। देखिए प्रकृति से मतलब होता है कि वो माइनस है या फिर प्लस में है, यानी वो ऋणात्मक है या धनात्मक है, ये तो प्रकृति हो गई। और लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी यानी कितनी सेंटीमीटर होगी तो वो बतानी है आप सभी को। तो लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। तो P यहाँ पर आप सभी लोगों को कितना दे रखा है? माइनस का 2.5 डायोप्टर दे रखा है। फार्मूला क्या होता है? P = 1/f होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आपको इसको कितना कर देना है मेरे भाई? इसको आपको 100 कर देना है। यहाँ पर आप P रखोगे 2.5। ठीक है, 1 हटाओगे एक और 0 बढ़ेगा। 25 चाकू होता है 100। ठीक है, 25 चाकू होता है 100, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा F = 40। ठीक है, F = 40। लेकिन अब ये कौन सा आप लोगों का होगा? ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उत्तल लेंस में जो चीज़ें होती हैं वो धनात्मक होती हैं। उत्तल लेंस में चीज़ें धनात्मक होती हैं और अवतल लेंस में चीज़ें ऋणात्मक होती हैं। तो हमारा धनात्मक है इसलिए उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस होगा, 40 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? उत्तल लेंस यानी धनात्मक, अवतल लेंस यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, तो हमारा धनात्मक था इसलिए 40 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। तो ये इसका राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, अपने MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की आखिरी क्वेश्चन की। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच में ग्राफ होता है। तो समझ में आ गया? तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा सरल रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हमारे 20 के 20 MCQ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे आने वाले प्रश्नों की। जैसे कि आप सभी लोगों के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वर्णात्मक प्रश्न, यानी जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ से जितने भी सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, सारे 50 नंबर के अंदर आपके आते हैं। कितने? 50 नंबर के अंदर सारे क्वेश्चन आते हैं। और जितने लोगों ने इन प्रश्नों को अच्छे से पकड़ बना लिया, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप सभी लोग
2-2.5 घंटे के अंदर पेपर कर लोगे। जिन लोगों ने एमसीक्यू को, अगर देखिए, अगर आपको एमसीक्यू को समय ज़्यादा नहीं देना, आपको ओनली एमसीक्यू को 10 से 15 मिनट में आपको सारे एमसीक्यू हल कर लेने हैं। अगर आपको एमसीक्यू को समय देना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और कम से कम 10 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, बस इतनी ही देर में आपको सारे एमसीक्यू निपटा लेने हैं। आते हो अन्यथा ना आते हो छोड़ दीजिए, उसके बाद में अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसको कर लीजिए। लेकिन जो मेन फोकस आपको करना है वो आपको करना है 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्नों में। ये देखिए 50 नंबर के जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं आपके नंबर को डिसाइड करने में, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लिखना पड़ता है। अगर आप यहाँ समय लगा देंगे अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों में तो फिर आप लोग यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्नों में बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग ईजिली थोड़ा मतलब ज़्यादा मार्क्स 95 प्लस के नीचे ही रहेंगे, 90 के नीचे हो सकता आ जाए आप। ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक समय वर्णनात्मक प्रश्नों में ही देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न से, जो कि हमारा खंड आ का सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, यानी जिन निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर देखिए आपकी 4 रिएक्शन दे रखी हैं, रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब चारों रिएक्शन में से चारों को कर लोगे तो 1 1 1 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं बाद में करूंगा, इसको छोड़ देते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या होता है, करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन को लिख करके, रफ में लिख करके इसको फेयर में करना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पर संतुलित करना है, ना कि आपको इनको उतारना है डायरेक्ट, ना कि इसके ब्लैंक वाली चीज़ों को लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर लिखेंगे जल। इसके बाद इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, आप लोग बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, फिर जा करके रफ से आप इसको फेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले रफ में कर लेना है अपने बोर्ड परीक्षा में, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और सारे प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जैसे बनेगा बिल्कुल ही CaCO3 बनेगा, और साथ में आपका H2O यानी जल निकल जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हो, बैलेंस कराऊंगा मैं आपको आगे चल करके। मैं आपको सिर्फ अभी पेपर समझा रहा हूं ये वाला, कि किस तरीके से पेपर एग्जाम में 2025 में ये आएगा। आपको इस पूरे प्रश्न को अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा आगे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको देख लेते हैं सेकंड रिएक्शन को। सबसे पहले तो जिंक धातु हमारी सिल्वर से क्रिया करती है, यानी Zn जो होती है सिल्वर यानी Ag से क्रिया करती है और जिंक नाइट्रेट बना लेगी, जाहिर सी बात है Zn AgNO3 बनेगा और आपका सिल्वर बाहर निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर मैग्नीशियम यानी Mg आपकी क्रिया करेगी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl से क्रिया करेगा। तो मैग्नीशियम जब HCl से क्रिया करेगा तो आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि आयरन जो हमारा Fe है वो जल से क्रिया करेगा, तो आपका आयरन ऑक्साइड बनेगा और आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। उम्मीद करते हैं ये सारी रिएक्शन होपफुली सभी लोगों को आती भी होंगी। ठीक है, जिनको नहीं आती हैं उन कोई दिक्कत मत लीजिए, एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी अभिक्रियाएं संतुलित करवा दूंगा। इसके लिए चैनल को आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अम्ल तथा क्षार, ठीक है, अम्ल तथा क्षार एक दूसरे से किस प्रकार क्रिया करते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, एक और 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि देखिए दूसरा वाला जो प्रश्न होता है वो 4 नंबर का पूछा जाता है, और एग्जाम में अब क्या होगा, आपके केमिस्ट्री में 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, यानी 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये। क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा तथा बेकिंग सोडा प्रत्येक के 2 आपको उपयोग लिखने हैं। कितने लिखने हैं, प्रत्येक के 2 उपयोग लिखने हैं। 2 उपयोग लिख दोगे, आपके 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अथवा में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि गालक क्या है और अम्लीय गालक। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर अम्लीय गालक। ठीक है, इसको आप अम्लीय गालक लिख लीजिए, इसको आप अम्लीय गालक लिख लेंगे, अम्लीय गालक। ठीक है, तो गालक तथा मतलब गालक क्या होता है,
अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण देकर आपको प्रदर्शित करना है। क्या देकर प्रदर्शित करना है? रासायनिक समीकरण देकर आपको प्रदर्शित करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और 6 नंबर का पूछा जाता है कि किण्वन द्वारा, जो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर आपको टिप्पणी लिखनी है। मेन चीज़ बताऊं तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैं बहुत जल्द लॉन्ग के जितने क्वेश्चन हैं सभी को मैं एक सीरीज बाय सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो जितने लोग चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको पेपर भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ फ्री में मिलेगा मेरे भाई। चलिए अब हम बात करते हैं उपखंड खा की। ठीक है, तो देखिए उपखंड खा में क्या है। तो देखिए उपखंड खा में आप सभी लोगों का इसमें पूछा जाता है बायोलॉजी। ठीक है, या तो आपका उपखंड आ में आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, मतलब सब कुछ बदल सकता है। बस उपखंड अलग अलग होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री दे रखी होगी, कहीं ना कहीं बायो दे रखी होगी, कहीं ना कहीं आपकी फिजिक्स दे रखी होगी। तो सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, बस उपखंड आपको देखना है। तो ये उपखंड बदल गया है तो यहाँ पर बायो पूछी गई है, मुझे पता है तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, पूछा गया कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अणु में उपस्थित जो प्यूरिन नाइट्रोजन होता है, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक, जितने भी प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनके आपको नाम लिखने। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो देखिए 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीएनए अणु का न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए अणु का न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे बना होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। फिर प्रश्न है कि डीएनए अणु में, ये अणु लिखा हुआ है, ठीक है, अणु नहीं अणु होता है, तो डीएनए अणु को पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है। जो डीएनए अणु होता है इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है, इस पर आपको बताना है। तो 1-2 लाइन को आंसर होगा, इसको आपको लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका बदल चुका है, क्वेश्चन आपका पांचवा आ चुका है और 5वें में से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो क्वेश्चन आपका है कि पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में आपको विभेद बताना है कि पुनरुद्भवन और मुकुलन क्या होते हैं, इसके बीच में आपको विभेद करना है, यानी अंतर बताना है या फिर विभेद बता दीजिए। यानी कि या तो इसके डेफिनीशन की सहायता से इसमें विभेद कर दीजिए या तो इसको अंतर बता दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनीशन इसकी अलग अलग लिख देनी है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 नंबर का एक और क्वेश्चन है कि स्वपरागण, स्वपरागण तथा परपरागण में आपको विभेद करना है। यानी सबसे पहले आपको स्वपरागण की डेफिनीशन लिख देनी है और फिर आपको परागण की डेफिनीशन लिख देनी है और आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, बदल गया है। क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिका नामांकित, यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है तथा इसका कार्य आपको लिखना है। यानी कार्य आपको समझाना है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, लिख दोगे 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन कि तंत्रिका कोशिका के विभिन्न प्रकार समझाइए। यानी कि तंत्रिका कोशिका के जितने भी विभिन्न प्रकार होते हैं आपको वो समझाने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों ही प्रश्न आपको बड़े ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन यानी 7 नंबर और लास्ट क्वेश्चन बायो का कि हृदय क्या है, समझाइए कि यह पंप की तरह कार्य क्यों करता है, यानी पंप के समान क्यों कार्य करता है। देखिए जो हमारा हृदय होता है ये पंप के समान कार्य करता है। पंप समझ रहे हो, पंप क्या होता है, मतलब जो दिन प्रति ऐसे जो एक ऐसे जो हुआ करता है, मतलब जो इस तरीके से पंप हुआ करता है, तो आपको ये बताना है ये पंप की तरह क्यों कार्य करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं आता एग्जाम में तो इसके अलावा अथवा में एक और क्वेश्चन दिया रहता है तो आप उसको भी कर सकते हैं, जैसे कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब जो मानव पाचन तंत्र होता है इसका नामांकित चित्र बनाना है और इसी के साथ आपको यकृत के कार्य भी लिखने हैं। ठीक है, कर दोगे तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करके आना, अगर दोनों कर दोगे तो एक ही के नंबर मिलेंगे लेकिन समय आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो बायो के पूरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और जितने भी बायो के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। जो प्रश्न मैं पेपर के बताता चलता हूँ उन सभी प्रश्नों को तो आपको जरूर नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए
तो अब हम बात करते हैं अपने उपखंड गा की, और उपखंड गा को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा लास्ट उपखंड है और इस लास्ट उपखंड में हमारी फिजिक्स पूछी जाएगी। तो फिजिक्स को देखते हैं और बताते हैं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब के पन्ने को दर्शाने वाली, ठीक है, यानी कि भाई कि प्रतिबिंब के पन्ने को दर्शाने वाली किरण आरेख बनाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या प्रश्न पूछा गया कि अब देखिए इसको आप लोग घर पर बनाएंगे जा करके। कह रहा है कि वस्तु अभिसारी लेंस के सामने, जो वस्तु है वो हमारी अभिसारी लेंस के सामने फोकस एफ और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में रखी हुई है। तो इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बनाना है फिगर, ठीक है। अच्छे से बनाइए आप लोग, प्रकाश वगैरह चांदा वगैरह की सहायता से अच्छे से इसके फिगर को बनाइए और प्रतिबिंब के पन्ने को दर्शाने वाली किरण आरेख आपको बनानी है। 2 नंबर मिलेंगे, इसको जरूर आप बना कर देखना घर में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि वस्तु फोकस और फोकस की दोगुनी दूरी पर के बीच में रखी हुई है, यानी दोगुनी दूरी का कह लो तो वस्तु आपकी सी पर रखी हुई है और वस्तु मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बीच में, यानी कि सी और एफ के बीच में कहीं रखी हुई है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, आपको उसका किरण आरेख बनाना है। तो जरूर बना के देखना, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी इस टाइप के आपके प्रश्न हैं कि प्रतिबिंब की कहाँ पर इसके बीच में और इसके बीच में रखा है, बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस टाइप से जितने भी किरण आरेख हैं सबको एक ही वीडियो में करा दिया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है और याद रखिए ये सारे न्यूमेरिकल आपको भी करने होंगे क्योंकि अगर नहीं करके जाओगे तो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में सारे पूछ लिए जाते हैं किसी में, ठीक है। तो किसी में अगर सारे के सारे न्यूमेरिकल आते हैं तो मैं आपको जल्द ही न्यूमेरिकल भी सारे करा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर को समझना है। यहाँ पर क्या पूछा गया कि एक क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जो वस्तु है वो अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी एक वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दे रखी है, यानी एफ 10 सेंटीमीटर दे रखा है और लेंस 25 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी ये यू हमारा 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और किरण आरेख भी बनाना है और खींच करके बताना है कि वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ होगा, यानी वी क्या होगा, और साथ में प्रकृति भी बतानी है, यानी कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक बनेगा। तो 4 नंबर मिलेंगे अगर इसका किरण आरेख बनाओगे और 2 नंबर मिलेंगे इसकी चीज़ों को, इसके प्रतिबिंब को सॉल्व करने के लिए, यानी वी निकालने के लिए और प्रतिबिंब की प्रकृति को बताने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए सभी प्रकार के पेपर इस चैनल पर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के लगभग 2 से 3 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी सेट है आपका मैं जो बता रहा हूँ इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे 2023 में, 22 में, 24 मतलब कि या तो 21 में पूछे गए हैं। तो सारे ही सारे प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए मैं बार बार ये बात आपको नहीं बताऊंगा। और 4 नंबर में क्वेश्चन है और अथवा में एक और क्वेश्चन आया कि देखिए ओम का नियम क्या है इसको बताइए और विद्युत परिपथ की सहायता से इस नियम का सत्यापन कीजिए। यानी जो ओम का नियम होता है इसको बताना है, जो कि 3 से 4 लाइन में आपका वो हो जाता है। और साथ में इसको जो आपको विद्युत परिपथ इसका बनाना है और इसके नियम का आपको सत्यापन करना है। और इसके लिए आपको मिलते हैं 4 नंबर, या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं नियम वाले वो सारे के सारे प्रश्नों को मैं आपको जरूर कराऊंगा। सब्सक्राइब करके बस चैनल को आप लोग रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये हमारा एक न्यूमेरिकल है जो कि 6 अंक का है। तो आइए क्या क्या ज्ञात करना है देखते हैं। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आइए इसके बाद देखते हैं क्या ज्ञात करना है आपको, देखते हैं। और इसके बाद आपको तुल्य प्रतिरोध के बाद परिपथ में धारा तैयार करनी है। और 3 ओम यानी कि जो 3 ओम वाला प्रतिरोध है ना, जो 3 ओम वाला प्रतिरोध, ये वाला जो प्रतिरोध है इसके बीच में आपको चालक के सिरों के बीच में विभवांतर यानी V की गणना करनी है, ठीक है।
तो देखिए इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हालांकि मैं आपको इसको बता सकता हूं लेकिन क्लास लंबी हो रही है तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, यानी अगर आपको इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, अगर आपको इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो देखिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप करेंगे कि ये जो 2 ओम और 2 ओम वाले 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, सबसे पहले ये समांतर क्रम में है तो दोनों को जब आप हल कर लोगे तो 2 + 2 यानी समांतर क्रम में है तो इसका मेरे हिसाब से 1 ओम आ जाएगा। तो ये दोनों कट के आपस में 1 ओम बना लेंगे। अब देखिए परिपथ में 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ रह जाएगा, 1 ओम का ये हो जाएगा, 3 ओम के ये, तो टोटल जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है मेरा भाई वो आप सभी लोगों का आ जाएगा 5 ओम। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 ओम आ जाएगा पहला, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 5 ओम। कैसे होगा, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 ओम आएगा। अब ये पूरा 1 ओम बन जाएगा तो परिपथ में 1 ओम ये हो जाएगा, 1 ओम ये हो जाएगा, 3 ओम ये हो जाएगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा 5 ओम। इसके बाद में सेकंड प्रश्न पूछा गया था परिपथ में धारा। अब आप देख लिए विभवांतर आपका 10 वोल्ट दे रखा है, ओम आपका 5 ओम है, ठीक है। तो परिपथ में धारा I = V/R कितनी होती है, I = V/R, तो कितनी हो जाएगी 10/5, तो काट दोगे तो 2 एम्पियर की आपकी धारा बन जाएगी इस परिपथ में, ठीक है। इसके बाद में पूछा गया 3 ओम वाले, यानी इसके बीच में कितना विभवांतर होगा। तो इन सभी के बीच में एक चीज़ कॉमन है, 1 ओम वाले में इधर जो 1 ओम का बनेगा उसमें भी और इसमें भी, वो है धारा। धारा सभी में समान रहेगी क्योंकि ये समांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में है, इस वजह से धारा सभी में समान रहेगी। तो हम क्या करेंगे, धारा हमारी पता है, ओम हमको पता है, आप लोग लगा दोगे फार्मूला V = IR। अब विभवांतर हमें ज्ञात करना है, I = 2 है, R हमारा 3 है तो 3 × 6 वोल्ट आप सभी लोगों का यहाँ से 3 ओम वाले में 6 वोल्ट विभवांतर लगाया जाएगा। उम्मीद करते हैं तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आपको मैंने बता दिया, हालांकि इस न्यूमेरिकल को, बट इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है पूरी तरीके से, एकदम बेहतरीन ढंग से, जिस तरीके से इसका तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उस तरीके से सॉल्व करना है। शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है वरना 1 से 2 ही नंबर मिलेंगे। पूरी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है, जो भी इसमें न्यूमेरिकल में पूछे गए, तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा और बाकी चीज़ें अच्छे से ढंग से आपको लगानी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और देखिए इस तरीके से अगर आपको सभी क्वेश्चन पेपर चाहिए हैं, क्योंकि 50-50 सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं और उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आपके आएंगे और वही पेपर, इन्हीं के में से कोई 1-2 पेपर पूछ लिए जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। जितने 60 सेट आते हैं इन्हीं के अंदर से पूछ लिए जाएंगे। तो सारे पेपर को तैयार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।